सोसाइटी में एक आदमी सब्जी बेच रहा था। जैसे ठेले पे सब्जी बेच रहा था तो उस बीच में एक महिला उसके पास आती है। उस महिला से कहता है कि दीदी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ। वो महिला अपने घर में जाती है, गिलास पानी लेके आती है, और जो पानी लेके आती है तो सब्जी वाला खुश हो जाता है, बहुत सारी दुआएं देने लगता है और कहता है कि बहन जी, आपकी आदत कितनी अच्छी है, आपने एकदम से पानी पिला दिया। फिर वो पूछता है कि घर में कौन कौन है, आपके पति क्या करते हैं। तो महिला ने कहा कि मेरा जो पति है, मेरा शौहर, वो दुबई में रह के काम करता है, वही नौकरी करता है। उस सब्जी वाले ने बात सुनी, उसके बाद फिर वो आवाज लगाता वहां से निकल जाता है। करीब 1 या 1.5 सप्ताह ही बीता हुआ था। इसके बाद फिर से एक और सब्जी वाला आता है, और जब सब्जी वाला आता है तो उसने उस महिला से कहा कि दीदी, एक बात कहूं, इस पूरे मोहल्ले में आप ही कैसी हैं जो कभी सब्जी का मोल भाव नहीं करती हो, बल्कि ज्यादा चिकचिकबाजी भी नहीं करती हो, और आप आराम से सब्जी खरीद लेती हो, जब ये आपकी आदत सबसे ज्यादा अच्छी है बाकी और अन्य महिलाओं के मुकाबले। ये बात सुनने के बाद वो महिला बड़ा खुश हो जाती है। उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ जाता है। सब्जी वाला पूछता है कि दीदी, आपके जो शौहर हैं वो क्या करते हैं। वो बोलती है कि वो बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन फिलहाल अपने गांव गए हुए हैं। जब बात गांव की आती है तो उससे पूछा जाता है कि कहाँ है आपका गांव। वो बिहार प्रदेश में जिला सिवान है, वहां पर एक गांव है रामपुर, वो वहां गए हुए हैं। ये बात सुनने के बाद वो सब्जी वाला भी आराम से चला जाता है। लेकिन वो सब्जी वाले आम नहीं थे, बड़े खास आदमी थे। खास आदमी इसलिए थे क्योंकि वो क्राइम ब्रांच के पुलिस के ऑफिसर थे। वो भेष बदल कर आए थे, सब्जी बेच रहे थे, और उस महिला से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उसका पति कहाँ है। पिछले 14 महीने से उसका पति कहाँ था, कहाँ नहीं था, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस की टीम जाती है रामपुर गांव में, बिहार के सिवान में। वहां जाने के बाद पता करती है तो पता चलता है कि इन दोनों ने लव मैरिज की थी और घर से नाराज बिल्कुल चले गए थे। परिवार के लोगों का इस शादी के बाद से कोई भी संपर्क नहीं था, इसलिए वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते थे। और पुलिस के लिए अब जो एक रास्ता था वो भी बंद हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को तलाश किया तो पता चलता है कि उसकी हत्या करने के बाद 14 महीने पहले उसकी लाश को घर के अंदर ही किचन में गाड़ दिया गया था। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, और जिस खूबसूरती से खुलासा किया है, हर जगह पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। साथ ही उस महिला के जैसा उसने कृत्य किया है, लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक शहर है अहमदाबाद, और उसी की ही एक जगह लगती है फतेहवाड़ी। और फतेहवाड़ी में ही एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुल धाम सोसाइटी। मकान नंबर है A/6। ये तारीख है 5 नवंबर 2025 की सुबह 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही सोसाइटी वालों को यह पता चलता है कि A/6 मकान के पास में मजिस्ट्रेट, क्राइम ब्रांच की टीम, स्थानीय पुलिस, नगर निगम के कुछ मजदूर खड़े हुए हैं, साथ में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई है। बस उन्हें देखने के लिए वहां आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है। और जैसे आसपास के लोगों का जमघट लगता है कि ये देखने के लिए कि आखिरकार पुलिस यहां क्यों आई है, तभी लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। A/6 का जो मालिक है उसका पिछले 14 महीने से कुछ अता पता नहीं है। किसी ने बताया कि वो तो इसी घर के अंदर है। अब लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर ही था। इसके बाद मजदूरों को उस व्यक्ति ने, जिसके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई थी, नाम उसका इमरान अकबर भाई बाघेला होता है, उस अकबर भाई बाघेला को लेके जाते हैं अंदर। ले जाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने उसे मारकर कहां दफनाया था। जैसी मारकर दफनाने वाली बात आती है, वो सीधा रसोई के अंदर लेके जाता है और कुछ इशारा करता है कि हमने मारकर यहां दफनाया था। अब मजदूर लग जाते हैं खुदाई करने के लिए। आसपास के लोग जब इकट्ठा थे तो आसपास के लोगों ने स्थानीय पत्रकारों को भी सूचना दे दी कि हमारे मोहल्ले में इस तरह से पुलिस आई है, क्राइम ब्रांच की टीम आई है, फोरेंसिक टीम आई है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, यहां पर कुछ ना कुछ बड़ी बात है। अब पत्रकार भी ये बात जानने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिरकार क्या बड़ी बात है। 6 घंटे तक वो मजदूर खुदाई करते हैं। पहले टाइल्स तोड़ते हैं, उसके बाद फिर नीचे का हिस्सा सीमेंट का था उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद पता चलता है कि अंदर से लगभग 6 या 7 पीस में एक आदमी का कंकाल निकलता है, उसकी लाश निकलती है। अब उसकी स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि वो पहचान पाती कि वो लाश किसकी है किसकी नहीं है। ये जानने के लिए पुलिस ने DNA सैंपल भरने के बाद उसको जांच के लिए भेज देते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी आखिर है क्या, लोग यही कहानी जानना चाह रहे थे। और जब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि साल 2015-16 के आसपास की बात है। बिहार प्रदेश का जिला सिवान लगता है और सिवान का ही गांव लगता है रामपुर। वहां के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूबी होता है, रूबी को ही अपने यहाँ के एक लड़के से, इसका नाम समीर बिहारी अंसारी होता है, उससे मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ ही साथ शादी करेंगे। लेकिन दोनों ने जैसे ही ये बात अपने परिवार वालों से की तो परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर एकदम से ऐतराज करने लगते हैं, खिलाफ हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम दोनों शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते, शादी करनी होगी तो हमारी मर्जी से करनी होगी। लेकिन लड़का और लड़की ने जब जिद पकड़ ली थी और घर वाले इस जिद के आगे कमजोर पड़ जाते हैं, तब उन्होंने जिद के आगे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो सोचते हैं कि अगर यहां रहेंगे तो यहां लोग ये आपस में परेशान करेंगे, इसलिए यहां से कहीं दूर चलते हैं और इसके लिए एक शहर तय कर लेते हैं, और वो शहर होता है गुजरात का अहमदाबाद।
गुजरात का अहमदाबाद उस जगह से लगभग 1666 किलोमीटर दूर होता है। यहां से सीधा अहमदाबाद के फतेहवाड़ी में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वो लड़का जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, मेहनती लड़का होता है, जिसका नाम समीर बिहारी अंसारी होता है, और वो इतनी मेहनत करता है कि वह छोटे से एक अपने रहने का इंतजाम कर लेता है। पहले भी उसके पास पुराने पैसे होते हैं और उसके बाद जो रहने का इंतजाम करता है, छोटा सा अपना एक घर बना लेता है और घर बनाने के बाद उसमें रहना सहना शुरू कर देता है, पत्नी और वो खुद। बाकी पिछली जिंदगी जो थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। अब नई जिंदगी थी, नई शुरुआत थी, सब कुछ नए सिरे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और एक एक के बाद 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक ही थी, लेकिन इसी बीच में एक दिन पड़ोसन उस राजमिस्त्री से कहती है, समीर बिहारी अंसारी से, कि भैया तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे पड़ोसन ये बात पूछती है, कहती है, तो उसने कहा कि ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहती हो। वो बताती है कि जब आप अपने काम पर चले जाते हो तब एक लड़का है जो अक्सर तुम्हारे घर में आता है। अब वो क्यों आता है मेरी तो ये समझ में नहीं आता। जैसे ही समीर बिहारी अंसारी ने यह बात सुनी, शुरुआत में तो लग रहा था कि ये महिला शायद हमारे घर में किसी तरह का कोई विवाद करना चाहती है, लेकिन जब उसने अपने आप से ही इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो आखिरकार ये पता चलता है कि एक इमरान नाम का लड़का है जो अक्सर उसके पीठ पीछे आता है। जब वो घर में नहीं होता है तब वो आता है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने तुम्हें देख लिया है, इमरान इस घर में क्या करने के लिए आता है। जब वो इस बात का सही जवाब नहीं दे पाई, उसने कोई ना कोई बहाने बनाने की कोशिश की, तो आखिरकार उस महिला ने कोई बहाना बनाया। वो आदमी अपने काम पे लग जाता है, लेकिन वो शांत नहीं होता। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़े। आखिरकार वो तारीख, वो दिन भी आ जाता है कि जब समीर बिहारी अंसारी ने अपनी बीवी रूबी अंसारी को एक लड़का जिसका नाम इमरान होता है उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उन दोनों के आपत्तिजनक स्थिति संबंध थे जो काफी समय से चल रहे थे, लेकिन जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं होता है। अब उस लड़की की वजह से उसने परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, गांव छोड़ा, अपना प्रदेश छोड़ा, सब कुछ वो छोड़ के चलाया था। और वो लड़की जब दूसरे प्रदेश में आ जाती है तो किसी और लड़के के चक्कर में आ जाती है। वो लड़का बुरी तरह टूट जाता है, समझ नहीं पा रहा था कि गांव वापस जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। इसलिए उसे लत लग जाती है नशे की और वो शराब पीने का आदी हो जाता है। जब जब वो शराब पी के घर आता था तब तब वो रूबी अंसारी को बहुत बुरी तरह से मारता था, पीटता था, और मारपीट का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही वक्त बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ रहा था और उस रूबी ने ये शिकायत क्या करती थी इमरान से कि जब देखो ये तब मुझे मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। ऐसे जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो अगस्त 2024 की ये बात है। उस दिन वो शराब पी के आया था, बहुत ज्यादा नशे में था। उस लड़की ने इशारा किया अपने प्रेमी इमरान को। इमरान के लिए दरवाजा खुला हुआ छोड़ देते हैं और जैसे ही ये समीर बिहारी अंसारी घर के अंदर आता है तो इमरान भी पीछे से आ जाता है। इमरान जैसे आता है तो इसके बाद ये दोनों मिलकर पूरी ताकत से अब समीर बिहारी अंसारी के हाथ पैरों को बांध देते हैं और बांधने के बाद पहले तो उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद उसका चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हत्या तो कर दी है, लेकिन यहां से इस लाश को घर से बाहर लेके जाएं तो जाएं कैसे। वो रात तो किस तरह से कट जाती है। तभी उसने अपने चचेरे भाइयों से, जिसका नाम साहिल होता है, फैजू होता है, उससे मदद मांगी इमरान ने कि आखिरकार हमने ऐसा कुछ कांड कर दिया है, तुम हमारी मदद कर दो। तब वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, लाश के छोटे छोटे पीस कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, और टुकड़े करने के बाद एक एक करके यहां से निकाल के ले जाएंगे। उन्होंने लाश के टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन जब बात ले जाने की आती है तब एकदम से डर अंदर बैठ जाता है, ये सोचकर कि आखिरकार ये लाश के टुकड़े लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो पुलिस आगे क्या अंजाम करेगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसे कहीं भी लेके नहीं जाते हैं, एक काम करते हैं, यहीं दफन कर देते हैं। जब बात दफन करने की आती है तो रसोई के अंदर ही सबसे कमजोर फर्श था, उस फर्श को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार उस लाश को उसके अंदर अलग अलग हिस्सों में जो था टुकड़े थे वो दफन कर दिए जाते हैं। दफन करने के बाद एक बार फिर से उस पर सीमेंट का घोल किया जाता है। घोल करने के बाद उस पर टाइल्स बिछवा दी जाती हैं। वक्त आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन रूबी के लिए वक्त पूरी तरह से रुक जाता है। उस रात का सीन उसके दिमाग में और जहन में हमेशा तैरता रहता था कि वो जब भी रसोई में जाती थी या घर में अकेली होती थी या कि कहीं भी होती थी, तो जब देखो तब समीर बिहारी अंसारी के हत्याकांड की वो पूरी कहानी उसके दिमाग में घूमती रहती थी। और इस तरह से वक्त आगे बढ़ रहा था। वो बीमार भी हो जाती थी, टेंशन में आ जाती थी, आखिरकार करे तो क्या करे। उसने 3 महीने तो किसी तरकीब से काट लिए। तभी उसने अपने प्रेमी इमरान से कहा कि मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूं, अगर मैं यहां रहूंगी तो हर वक्त समीर बिहारी अंसारी मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, दिल में हमेशा रहता है, मैं उसे निकाल ही नहीं पा रही हूं। तभी फैसला लेते हैं कि आपका इंतजाम हम दूसरी जगह करा देते हैं और इस घर को हम किराए पर छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही किया जाता है। ये रूबी अंसारी दूसरी जगह किराए पर रहने लगती है और अपना जो घर था उसको किसी दूसरे किराएदार को किराए पर छोड़ देती है। किराएदार ने इस बात की कई बार शिकायत की थी कि घर में से अजीब तरह की स्मेल आती है और ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कहां से आ रही थी। लेकिन घर वो जो किराएदार होता है वो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो स्मेल भी दब जाती है, खत्म हो जाती है। इसी बीच में किसी ने
इस महिला से कुछ बातचीत करने की कोशिश की और महिला ने बातचीत में ये कहा कि मैं अपना जो घर है उसको बेचना चाहती हूं। एक ब्रोकर से संपर्क किया और ब्रोकर से संपर्क करने के बाद उस ब्रोकर ने कहा कि ठीक है, आपको मकान दिखाना पड़ेगा, मकान के कागजात दिखाने पड़ेंगे और जैसे भी इसके उचित दाम मिलेंगे उस हिसाब से हम इसको देख लेंगे, जो अच्छी पार्टी आएगी। उस महिला ने जो भी जानकारियां थी वो सब उपलब्ध कराई, लेकिन एक माइनस पॉइंट था, क्योंकि वो मकान जो था उसके पति के नाम था। जब बात पति के नाम आती है और रजिस्ट्री कराने वाली बात आती है, उस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति कहां हैं, तो कभी तो वो दुबई बताती है, तो कभी वो गांव बताती है, कभी कहीं बताती है। हर बार वो अलग तरह के बहाने बना रही थी, लेकिन असली बात नहीं बता रही थी। ऐसी स्थिति में वो मकान बिकने की स्थिति में नहीं था। तभी किसी ने ये ब्रोकर की बात सुनने के बाद, ये बात पुलिस के क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर होते हैं, उस ऑफिसर का नाम JS जडेजा होता है, इंस्पेक्टर के पास ये सूचना दी जाती है। अब इंस्पेक्टर इस बात में शुरुआत में तो इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन मुखबिर ने कहा कि ये बात बहुत पुख्ता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कांड हुआ है, आपको इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए। आखिरकार इंस्पेक्टर JS जडेजा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम तैयार करते हैं और टीम तैयार करने के बाद सब्जी का ठेला लगाकर अपने सिपाही को भेजते हैं और कहते हैं कि बस किसी भी तरकीब से पता करके लेके आओ। पहले वाला जो सब्जी वाला बनकर गया था तो वो कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आता है, तो उससे पता चलता है कि वो दुबई गया हुआ है। दूसरे बार जो पुलिस वाला जाता है तो वहां से पता चलता है कि वो गांव रामपुर गया हुआ है। ना तो वो रामपुर था, ना ही वो दुबई था। पुलिस ने आखिरकार उसके मोबाइल की CDR निकलवाई, साथ ही उसके बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई। CDR से पता चलता है कि उसका नंबर बंद है और बैंक की स्टेटमेंट से पता चलता है कि पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। तब पुलिस ने ये जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद आखिरकार रूबी के सहारे से वो पहुंचती है इमरान के पास और इमरान को आखिरकार उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो इमरान ने अपने चचेरे भाई साहिल का नाम लिया, फैजू का नाम लिया। पुलिस ने उन्हें 5 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तब उस हत्याकांड का खुलासा हो जाता है और कातिल पकड़े जाते हैं। लेकिन कातिल भी पकड़े जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस घर को, जिस परिवार को वो पीछे छोड़ के चली आई है, जो उसके 2 बच्चे हैं, या तो वो सलाखों के साथ पीछे रहेंगे अपनी मां के साथ। अब वो बच्चे अगर 6 साल से ज्यादा के हैं तो वो मां के साथ रह भी नहीं सकते। भविष्य में उनकी परवरिश कैसे होगी? क्या वो किसी संस्था के थ्रू पलेंगे या फिर कोई उन्हें लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा? महिला का एक गलत फैसले से न केवल उसके पुराने वाले जिंदगी में खलल पड़ गई, बल्कि अब नई जिंदगी जो उसने बनाई थी वो भी खत्म हुई और उसने तीसरी जिंदगी की जो कोशिश की थी इमरान के साथ, इमरान भी अपनी बाकी की जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजारेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से रूबी अंसारी ने यह कृत्य किया है, इस कृत्य के बाद मेरठ की कहानी हो या इंदौर की कहानी हो या देश भर में ऐसी महिलाओं की कहानी जिन्होंने अपने पतियों की हत्या की है, वो कहानी तैरने लगती है। लेकिन रूबी की कहानी और कहानियों से कहीं ज्यादा खौफनाक है, कहीं ज्यादा भयानक है। सोचने पर भी कहीं अंदर से सिरहन से पैदा कर देती है, बल्कि औरों के नहीं बल्कि खुद के अंदर भी सिरहन से पैदा हो रही थी। जब उससे बातचीत की जाती है तो वो बताती है कि वो उस घर के अंदर उसे घबराहट होती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसने क्या किया है। जाते जाते ये एडवोकेट कनक मिश्रा हैं, गुलबहार मिर्जा, मुबारक पहलवान, अब्दुल माजिद, अनुराग कुशवाहा, इरशाद कामिल, प्रियांशु विश्वकर्मा, सागर सिंह, आशुतोष कुमार, अरुण कुमार, भानु सिंह, कामिल कुरैशी, मोहम्मद आरिफ, जुबैर खान, मनोज शुक्ला, आमिर चौधरी, धर्म वर्मा, राजेंद्र यादव, सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, मोहम्मद हमजा, प्रशांत कुमार, ममता यादव, पिंकी शर्मा, आलिया खान, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।